तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो 12th क्लास वालों के लिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इस पर वीडियो बना रहे हैं। इसी के क्रम में लेक्चर नंबर 7 यानी कि अब उसका दूसरा लेक्चर लेके मैं आ चुका हूँ। और आपके लिए अब जो नई हेडिंग है वो है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है वो बताया था, और प्रत्यावर्ती ईएमएफ या कहो धारा या विभवांतर के लिए हमने सूत्र स्थापित करा था। वो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देख लें वो लेक्चर, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो पहली हेडिंग आपको दिख रही है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम होता है, अगर एक तरंग के लिए बात करें तो होता है अधिकतम विस्थापन, क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अगर मैं बात करूँ, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ वही होगी लेकिन दूसरे तरीके से बोली जाएगी। कैसे बोली जाएगी कि आपका जो भी प्रत्यावर्ती धारा है, अगर मैं धारा की बात कर रहा हूँ तो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम जो मान होगा, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। ठीक है, समझ गए। तो शॉर्ट में लिखवाइए मैंने परिभाषा। आपको लिखना कैसे होगा, आपको लिखना होगा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही हम उसका आयाम भी बोलते हैं, या दूसरे ही शब्दों में हम आयाम की जगह इसको शिखर मान भी बोल देते हैं। ठीक है, शिखर मान या महत्तम मान, समझ गए। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में इनमें से कुछ भी चीज़ पूछता है तो आप समझ जाना कि भैया कुछ नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम ही है, और वो क्या होती है, अधिकतम वैल्यू। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको पता है कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ आया था, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 7 में, वो इस टाइप का आया था। ठीक है, साइनसोइडल, यानी कि कुछ ये इस तरीके का ग्राफ आता है। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ कहीं पे जो धारा, अगर मैं दिखाऊँ इधर है, ठीक है, धारा भी बोल दो, वोल्टेज भी बोल दो, तो यहाँ कहीं पे इसका जो मान है वो अधिकतम हो रहा है। तो ये जो हमारा कहला रहा है ये I0 कहला रहा है, और ऐसे ही नेगेटिव में यहाँ कहीं इसका मान अधिकतम हो रहा है तो ये I0 कहला रहा है। ठीक है, समझ गए। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, आयाम कहलाता है। क्लियर। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करा था, ये T/2 था, और ये T हमारा समय था, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की जो पढ़ेगी वो पढ़ेगी, ये बेसिक टर्म है, आप लोगों को आनी चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल, जिसे टाइम पीरियड भी कहते हैं हम लोग। अब नॉर्मली आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक पूरे चक्कर में तय किए गए जो समय लगता है, एक पूरे चक्कर में जो समय लगता है। जैसे इमेजिन करो आप यहाँ से घूम के फिर यहीं आ गए, इस पॉइंट ए पे आ गए, तो आपने जितना समय लिया होगा इस पूरे चक्कर को लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में, वही आवर्तकाल कहलाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो हमारा आवर्तकाल होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो ऐसे ही डिफाइंड है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, ठीक है, धारा द्वारा एक पूरा चक्कर तय करने में लगा समय है। क्लियर। यानी कि एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में प्रत्यावर्ती धारा जितना टाइम ले रही है वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, और इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है T = 2π/ω। ठीक है, 2π/ω, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा आवर्ती के पदों में अगर बात करें तो T = 1/f, जहाँ f जो है वो हमारी आवृत्ति है। क्लियर। तो ये आप लोगों को फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए, काम के हैं, बहुत ज़्यादा भी यूज़ में भी आएगा, तो इसलिए ये छोटे छोटे टर्म हैं जो हमें याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने तीसरी हेडिंग के ऊपर बात करते हैं, ये भी बेसिक है, आवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
सॉरी। तो अब यहाँ पे आवृत्ति क्या चीज़ होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या लिख देता हूँ मैं। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। समझ गए? तो बेसिक सी परिभाषा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फिर हम भूल भी जाते हैं कभी कभी, तो हमें पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि 1 सेकंड में जितने चक्कर चल जा रही है हमारी ये धारा, ठीक है, वही क्या कहलाती है? इसकी आवृत्ति कहलाती है। इमेजिन करो कि भाई साहब आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है ये 1 सेकंड के अंदर कम से कम इस तरीके से 10 बार चली गई। 10 बार इसने ऐसे चक्कर लगा लिया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, ऐसे करते करते 10। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? F = 10 हर्ट्ज़। समझ गए? तो ये आवृत्ति होती है। अब आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो मात्रक होता है आपका हर्ट्ज़ या प्रति सेकंड, या सेकंड इनवर्स भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। और इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F बराबर जो होता है वो 1/T होता है, यानी कि आवर्तकाल। अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर भैया, यहाँ पे देखो इससे, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, T की वैल्यू को फिर से रख दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ω/2π। T का मान रख दिया मैंने यहाँ पे, तो ω/2π आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की बेसिक से टर्म थे। आयाम क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, आवर्तकाल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। इसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ठीक है। रिज़ल्ट ज़रूर याद रखना। डेरिवेशन के लिए एक बार को मैं कहूँगा कि जो बच्चे अभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है, देखो सब चीज़ है उनके लिए, उन्हें सब करना है। लेकिन जो बच्चे अभी बहुत सारा नहीं पढ़ना चाहते, जो चाहते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिल जाएं और हम कम से कम पहले पास होने लायक तो काम कर लें, तो उनके लिए मैं कहूँगा रिज़ल्ट याद रख लो। डेरिवेशन के लिए एक बार को अभी रोक दो, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को औसत मान तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लेना कि एक पूरे चक्कर के लिए, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखवा देता हूँ, दूसरे कलर से। एक पूरे चक्कर के लिए या आप लोगों के लिए टिक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। AC का औसत मान, ठीक है, शॉर्ट में AC लिख रहा हूँ मैं। AC का औसत मान 0 होता है। कैसे होता है अभी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि एक पूरे चक्कर के लिए इसका औसत मान 0 होगा। ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर, जितना ये ग्राफ ऊपर प्लस में जा रहा है उतना ही ये ग्राफ अगले आधे चक्कर में माइनस में भी तो जा रहा है। तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और पूरे एक चक्कर के लिए जो औसत वैल्यू देखने को मिल रही होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का 0 होता है। बाकी मैं एक आधे चक्कर के लिए कोई ना कोई तो मान होगा, वो आपको प्रूफ कराता हूँ। तो आपकी इसी के अंदर हेडिंग जो है वो डलने वाली है धनात्मक अर्धचक्र के लिए, क्योंकि कोई ना कोई आधा उसमें तो मान होगा ही, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, इसलिए हम पहले वो प्लस वाला मान देखना चाहते हैं कितना होगा। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए मैं औसत मान देखना चाहता हूँ कितना होगा। तो ध्यान से देखो, हमें प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण आई थी हमारे पास वो कुछ ही आई थी। क्या आई थी? प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ करी थी समीकरण। क्या होती है? I बराबर I0 साइन ω/t, है ना। यह हमारी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है। अब मुझे माध्य मान निकालना है किसी भी चीज़ का। तो फिज़िक्स के अंदर अब धारा का निकाल रहे हैं यहाँ पे औसत मान, तो I माध्य लिख दिया। तो फिज़िक्स के अंदर धारा का या किसी भी चीज़ का औसत मान जब निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। देखो मैं आधे चक्कर के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैंने लिमिट जो है 0 से T/2 तक की लगाई।
आई डी टी लिख दिया यहाँ पे, और इसके पूरे के अपॉन में 0 से फिर t/2 लिमिट और डी टी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि मैंने कैसे और क्यों ये लाइन लिख दी, ये वाली लाइन। देखो, जब भी हम लोग फिज़िक्स के अंदर माध्य निकालते हैं तो हम ऐसे ही फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं, बट कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपको माध्य निकालना आता है। नॉर्मली माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसकी संख्या लिखते हैं, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है, एक अगर मैं धारा के लिए औसत मान निकाल रहा हूँ तो I1, I2, I3 ऐसे 100 तक करता रहता, ये चीज़ करते रहते हैं n तक। ऐसे ही बटे n से भाग लगाते हैं हम लोग, औसत के लिए यही तो काम करते हैं हम लोग हमेशा, है ना। बट यहाँ पे हम लोग जब एडवांस रूप में जा रहे होते हैं, ठीक है, हम टाइम के साथ साथ ये चेंज होते हुए देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ये मान चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, योग करने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग। एडवांस फॉर्म है योग करने की, प्लस करने की, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं और आई इंटू डी टी लिख देते हैं। आई यहाँ पे आई से मतलब है योग हो रहा है I1, I2, I3 का, और टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो इसलिए यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई कर दी। अपॉन में n के लिए हम लोग जो n संख्या टोटल होती है वो टाइम ही हमारा टाइम ही, तो 0 से t/2 dt। नीचे वाला टर्म तो सेम रहता है हर किसी में, बस ऊपर वाला टर्म चेंज हो रहा होता है, वो जिसके लिए कर रहे हो। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से माध्य निकाला जाता है। अब मेरे को आई का मान पता है, ये ऊपर मैंने देखो निकाल रखा है, तो मैं ये फिट कर दूंगा मान यहाँ पे। इसके आगे ही मैं दिखा देता हूँ 0 से t/2, ठीक है। और आप लोगों का आई की जगह I0 sin ω t dt चल रहा है, और नीचे 0 से t/2 dt ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाती है बायो वालों के लिए, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास मैथ नहीं है। मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आई का मान लगा दिया। इसके बाद अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अगले स्टेप में मैं I0 को बाहर ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ I0 को बाहर, क्योंकि ये एक नियतांक, एक फिक्स वैल्यू है, आयाम अधिकतम मान एक फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको तो बाहर ले लिया। अंदर बचा मात्र हमारे पास ये, और नीचे हमारा फॉर्मूला खुल रहा है dt का t और लिमिट 0 से t/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, dt = t, ये फॉर्मूला खुलता है, ठीक है। और लिमिट जो हमारी चल रही थी वो वैसे की वैसे ही लगा दी। क्लियर। अब हमें साइन t का समाकलन पता होना चाहिए। तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे देखो यूज़ में आ रहा है। साइन t का जो समाकलन होता है वो होता है कुछ ये, साइन t का होता है माइनस का कॉस t समाकलन, अगर यहाँ dt भी हो। क्लियर। तो साइन t का dt होगा, तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला, लेकिन लगाते समय फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। I0 देखो आप लोगों का ऐसे कैसे ही, साइन t का मैंने अभी बताया ऊपर कॉस t होता है, तो माइनस का कॉस t की जगह ω t था, तो वो। अब कल मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर 1 में भी बताया था कि हम तो कर रहे थे मात्र t के लिए, लेकिन ये ओमेगा भी आ गया एक्स्ट्रा टर्म में, तो इसका दोबारा से हम क्या करते हैं, अवकलन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन समाकलन में जब दोबारा कर रहा होते हैं तो उसको वो अपॉन में जाता है। अवकलन में यही चीज़ गुणा में जा रही थी, समाकलन में भाग में जाती है, इतना ध्यान रख लो चेन रूल के अकॉर्डिंग। और नीचे हमारा चल ही रहा, यहाँ लिमिट भी लगा देना 0 से t/2, और नीचे हमारी सीधा सीधा t/2 माइनस 0 लिमिट खोल दी। एक बार इस t की जगह t/2 पुट कर दिया, माइनस एक बार इस t की जगह 0 पुट कर दिया यहाँ पे। अब जो इसमें नियतांक है उसको मैं बाहर फेंक दूंगा, यानी कि ओमेगा जो है ये निकल के कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू है। तो I0/ω बाहर आ गया, है ना। अंदर और माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बच रहा है cos ω t, और लिमिट हमारी 0 से t/2, और नीचे मात्र हमारे पास क्या बच रहा है, t½ इस बराबर के निशान को सही जगह पे लगा देते हैं। नीचे t½ बच रहा है, देखो 0 t/2 में से 0 घटाओगे t½ बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से कैसे लिमिट लग रही है। माइनस का I0/ω ऐसे ही रहेगा। एक बार आपको इस t की जगह क्या पुट करना है, t/2, तो वही लिख रहे हैं हम लोग cos ω, t की जगह t/2, माइनस का निशान cos ω, और t की जगह नीचे वाली लिमिट यानी कि 0,
एक बार ये वाली लिमिट रखी, एक बार ये वाली रखी लिमिट, ये चल रहा है। और यहाँ से आपका टी ऐसे ही रहेगा और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ये वाला 2 जो है ये आपका सीधा जाएगा गुणा में ऊपर और टी नीचे बचेगा। अब जहाँ पे भी टी है मुझे पता है क्योंकि टी इज़ इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो मैं जहाँ पे भी टी है वहाँ पे क्या रख दूँगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दूँगा। इसलिए माइनस का 2I0 अपॉन ओमेगा ऐसे ही चल रहा है। कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने रख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये गुणा वाला जो बटे वाला 2 था ये हमारा ऐसे का ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, माइनस ये चीज़ हो गई 0, सॉरी कॉस 0 मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस 0 देगा, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो इसमें से कट रहा है वो काट दो। तो क्या कट रहा है इसमें से ओमेगा कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, और नीचे भी हमारा टी था तो उसकी भी हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अपॉन में जो चल रहा था 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, समझ गए ये चीज़। अब क्या करना है, जो कट रहा है फिर से काट दो, तो 2 से 2 जा रहा है यहाँ पे, और ओमेगा से वाला ओमेगा जाएगा क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस का I0 अपॉन पाई, खाली ये वाला I0 और ये वाला पाई, और अंदर लिमिट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई बच रहा है खाली। इसकी वैल्यू होती है -1 और -1, और 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिख दिया, और ये वाला माइनस तो इधर चल के ही आ रहा था। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। तो ये आपका I माध्य होता है, बराबर में I माध्य चल रहा था सब। तो जो धनात्मक चक्र के लिए इसकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो कितनी आती है 2I0 अपॉन पाई, समझ गए। इसी प्रकार ऋणात्मक के लिए भी जो वैल्यू आएगी ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए वो यही सेम आएगी, लेकिन माइनस में। लिख भी देता हूँ मैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। यही धनात्मक चक्र के लिए जो औसत मान होता है ये हमारा होता है I माध्य बराबर माइनस का 2I0 अपॉन पाई। तो अब खुद बताओ, एक के लिए प्लस है और अगले आधे चक्कर के लिए वही चीज़ माइनस है, तो जो पूरा एक चक्कर होगा, एक चक्कर के लिए जो हमारा औसत मान होगा वो कितना होगा, वो 0 ही तो हो जाएगा भैया। दोनों ऐड होंगे 0 हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस सेम। तो इस तरीके से आपको ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो तो याद रखना है कि इसकी औसत मान की वैल्यू कितनी होती है 2I0 अपॉन पाई, और एक पूरे चक्कर के लिए ये 0 होता है। तो मैंने ऐसे भी प्रूफ करके दिखा दिया आप लोगों को। और इंटीग्रेशन बस थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ये 2 फॉर्मूले बेस थे इसके, उसके बाद तो कुछ नहीं करा, बस फॉर्मूले लगाने के बाद लिमिट ही रखी है और बहुत ध्यान से सॉल्व करा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर पे हम वर्ग माध्य मूल धारा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और मोटिवेशन मिले, और कमेंट करो अच्छे। और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं और जल्दी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, आपको एक से एक प्रीवियस ईयर वहाँ फिज़िक्स के मिल जाएंगे, और 2023 के भी मैं जो है प्रीवियस ईयर जल्द से जल्द बना के अपलोड करूँगा चैनल पे। तो थैंक यू स्टूडेंट।